अधिकांश रीजनल पार्टीज ने और नेशनल पार्टीज ने इस आरबीएम का विरोध किया। जो आरबीएम का उन्होंने प्रपोजल दिया है मोस्ट इम्प्रैक्टिकल है। चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए, बैलेट पेपर से चुनाव मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक तरफ चुनाव आयोग वोटिंग को सरल बनाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल चुनाव आयोग की इस कोशिश को जानने से पहले ही उस पर सवाल उठाने लगे हैं। चुनाव आयोग ने आज रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। चुनाव आयोग ने 8 राष्ट्रीय दलों और 57 राज्य स्तरीय पार्टियों को बुलाया। हालांकि बैठक में 7 नेशनल पार्टी और 43 स्थानीय पार्टी ही शामिल हुई। चुनाव आयोग को आज आरबीएम को लेकर प्रेजेंटेशन देना था, लेकिन विपक्षी दलों ने पहले से ही तय कर लिया था कि इसका विरोध करना है। चुनाव आयोग की आज की बैठक से पहले ही विपक्षी दलों ने कल बैठक की थी और उसमें साफ कर दिया था कि वो आरबीएम का विरोध करेंगे। आज बैठक भी हुई और विपक्षी दलों ने ईवीएम पर सवाल तो उठाए ही, आरबीएम का भी पुरजोर विरोध किया। एक तरफ बीजेपी ने आज से 2024 की तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में रोड शो किया और उसके बाद बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। 2 दिन की बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 की रणनीति तैयार की जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष तैयारियों की बजाय चुनाव आयोग के मतदान को सरल बनाने की योजना पर सवाल उठाने में लगा। विपक्षी दलों ने आरबीएम पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग के सामने कई प्रश्न रखे। विपक्षी दलों ने प्रवासी मजदूरों के आंकड़े को लेकर सवाल उठाए। विपक्षी दलों का कहना था कि इस पर लगभग में बात ना हो, हालांकि सही आंकड़े इस पर दिए जाएं। साथ ही विपक्षी दलों ने मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने और एनआरआई को भी इसमें शामिल करने की मांग की। सीईसी ने इस बात को स्वीकार किया कि हम लोग पहले सबकी सुन लें, उसके बाद डेमो दिखाएं। तो बाय एंड लार्ज आज डेमो नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया है। इसलिए डेमो का तो संभावना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कुछ प्रश्न उपस्थित किए हैं। आज पूरे देश में ईवीएम मशीन पर 100% भरोसा लोगों का नहीं है। हमारे कुछ प्रश्न हैं जो हमने रखे आज, और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अधिकांश रीजनल पार्टी ने और नेशनल पार्टी ने इस आरबीएम का विरोध किया कि जब माइग्रेंट लेबर का सर्वे ही नहीं है, संख्या नहीं है, और इसमें तो रीजनल पार्टीज को छोड़ दीजिए, नेशनल पार्टीज को दिक्कत है, तो ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। और ये इसलिए पहले तो ये निर्णय होना चाहिए कि करना है कि नहीं करना, उसके बाद मशीन का डेमो देखेंगे। आरबीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन, यानी जो लोग अपने गृह राज्य गृह जिले से दूर रहते हैं वो वहां पर रहकर अपना वोट डाल सकें, इस तरीके की व्यवस्था की बात हो रही है। चुनाव आयोग का दावा है कि इससे मतदान प्रक्रिया सरल होगी। दूर दराज में रह रहे लोग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। आप सोचिए कितना क्रांतिकारी परिवर्तन। तो फिर सवाल तो उठता है कि विपक्ष को इसमें आपत्ति क्यों है, विपक्ष को इसमें ऐतराज क्या है। आज पूरी दुनिया डिजिटल है, मोबाइल का सिम भी पोर्टेबल करने की सुविधा है। यानी आप एक कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, आप कल चाहें कि हम दूसरी कंपनी में अपना नंबर एक्सचेंज कर लें, ये आप कर सकते हैं। आपका पूरा डेटा आपके आधार से लिंक है, तो फिर विपक्ष को इसमें सेटिंग क्यों नजर आती है। अगर प्रवासी मजदूरों से लेकर नौकरी कर रहे लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो विपक्ष इसका विरोध कर रोड़ा क्यों बन रहा है। आज इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आरबीएम क्या है, क्योंकि यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल नई तकनीक है और कैसे यह काम करेगा। आरबीएम का मतलब है रिमोट वोटिंग मशीन, यानी दूर दराज बैठे लोग कर सकेंगे अपने मतदान का इस्तेमाल। यानी अगर आप किसी दूसरे राज्य और गृह जिले में रहते हैं, लेकिन आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो कहीं और का है, तो आप दूसरे राज्य में भी बैठकर आप अपना मतदान कर सकते हैं। प्रवासी नागरिक भी वोटिंग कर पाएंगे। चुनाव आयोग इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे चुका है। अब सवाल उठता है कि कैसे काम करेगा।
इसके लिए रिमोट मतदाताओं को आवेदन करना होगा कि वो दूसरी जगह से वोटिंग करना चाहते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन उन्हें पंजीकरण करना होगा। आवेदन के बाद जानकारी का सत्यापन होगा। चुनाव आयोग जानकारी को वेरीफाई करेगा कि वो वाकई वोटर है कि नहीं है। इसके बाद प्रवासी भी वोटिंग कर सकेंगे। लेकिन विपक्षी दलों को इस पर आपत्ति है और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपत्ति क्यों। इसीलिए राष्ट्रवाद में आज राष्ट्र के सबसे बड़े मुद्दे, यानी किसी भी राष्ट्र में आपका सबसे बड़ा अधिकार है वोटिंग का। इसी को लेकर सवाल कुछ बड़े हैं। सवाल यह कि आरवीएम से मतदान आसान तो विपक्ष क्यों परेशान? वोट का अधिकार, फिर विपक्ष विरोध को क्यों बेकरार? रिमोट वोटिंग से भी विपक्ष को सेटिंग क्यों दिखती है? ईवीएम ही नहीं, विपक्ष आरवीएम से भी डरता है क्या? और सवाल यह भी है कि बैलेट वर्सेज ईवीएम प्लस आरवीएम, क्या यही होगी 24 की सबसे भयंकर लड़ाई? और इसी के आधार पर तय होगा कि 24 में कौन जीतेगा। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। चारू प्रज्ञा हमारे साथ, थोड़ी देर में जुड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के नेता हैं। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और साथ ही अमीन साहब, जो कि फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो हमसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं सवालों की शुरुआत करता हूं और सापरा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले यह तय कर लें कि करना है कि नहीं करना है, तो इसमें कहां से डाउट है कि बाहर जो लोग हैं वो अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल कर सके? जरूरत तो है ना इसकी। तो ये तमाम सारी चीजों पर अभी चुनाव आयोग को बहुत सारी क्लैरिटी लानी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि इसमें तकनीकी चुनौतियां भी हैं और कानूनी चुनौतियां भी हैं। सापरा साहब, जब तक ये सापरा साहब, तकनीकी एक छोटा सा सवाल फिर जवाब दीजिएगा। चुनाव आयोग स्पष्टता से नहीं बोलता, तब तक ये समस्या जरूर रहेगी। हम इसका विरोध करेंगे। सापरा साहब, दो बातें हैं कि एक तो हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि भाई साहब कुछ बहुत सारी बातें साफ नहीं है। चुनाव आयोग साफ करे कि प्रोसेस क्या होगा, कैसे लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश तो नहीं, कैसे ये फंक्शन करेगा। एक तो ये बात हो गई कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक बात कही, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, कि पहले तो ये तय कर लें कि जरूरत है कि नहीं जरूरत है। इसमें कहां कोई शंका है कि जरूरत है? नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा दिग्विजय सिंह जी ने कि पहले मैंने अगर तकनीकी बात कही या मैंने कानूनी संशोधन की बात कही, तो जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा वो भी उन्होंने उचित बात कही कि इसकी जरूरत है या नहीं है, उसके ऊपर भी स्पष्टता चुनाव आयोग को देनी चाहिए। उसके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट में चर्चा होगी, इसके ऊपर सर्व पक्षीय चर्चा सरकार ने करनी चाहिए, चुनाव आयोग ने करनी चाहिए। तो इस तरह से जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है वो भी बिल्कुल उचित है कि इसकी जरूरत है या नहीं है, पहले इसके ऊपर सापरा चर्चा साहब, मैं हो आपको जाए। इंटरप्ट करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश में बलिया से बिलोंग करता हूं, मैं नोएडा में रहता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड बलिया का है और मैं नोएडा में चूंकि काम करता हूं और जिस दिन वोटिंग रहेगी, जिस दिन चुनाव रहेगा, जाहिर सी बात है मुझे एंकरिंग करनी होगी। मैं बलिया जाकर वोट तो नहीं कर सकता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं वोट करूं और ये मेरा अधिकार है। मैं कैसे वोट करूंगा सर? नहीं, मान लिया वो आपका अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग को आपके अधिकार को इंप्लीमेंट करने के लिए उसे कुछ स्कीम बनानी पड़ेगी। उसे सारे मापदंड जितनी तकलीफें उसके बीच में आनी है। यानी आप नोएडा से बैठ करके वोट दे सकते हैं, लेकिन ये खाली आपका विषय नहीं है ना, पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होता है और अगर देश के समझिए कि 26 राज्यों के अंदर या 30 राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं, तो वहां से किस तरह से आरवीएम ऑपरेट होगा, वो लिस्ट किस तरह से फाइनल होगी, पोलिंग एजेंट वहां पर कैसे बैठेंगे, या वहां पर जो प्रशासकीय लोग हैं वो कौन बैठेंगे, वो कैसे पहचानेंगे पोलिंग लिस्ट के व्यक्तियों को। ये तमाम सारी बात आपकी ठीक है सापरा साहब, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल नहीं, आपकी सारी बात ठीक है। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये हमारा संशय नहीं, आपके जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल वैलिड है। कैसे होगा, कैसे फंक्शन करेगा, नई चीज है, इसको लेकर चुनाव आयोग स्पष्ट कर दे, लेकिन ये कह दे कि जरूरत ही नहीं है, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। राजीव रंजन साहब, आप लोगों को दिक्कत क्या है? क्या आप लोगों को भी लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, या फिर प्रोसेस को लेकर कोई शंका है? देखिए, जरूरत को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन आंकड़े विश्वसनीय हो, उनकी प्रामाणिकता पर सवाल नहीं खड़े हो, और फिर इसे निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ कैसे संपन्न कराया जाए,
इसके मोडालिटीज क्या हों और इन पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति हो, इसलिए कि ईवीएम को लेकर पहले ही अनेक दलों की अलग अलग राय रही है और कई लोगों ने हैकिंग से लेकर के अनियमितताओं के आरोप भी लगाए। अब आरवीएम के जरिए कमोबेश वो तस्वीर फिर से नहीं उभरे, इसलिए कि दुनिया के अनेक मुल्कों में मशीनों के द्वारा जिस तरह से वोट्स को लेकर के प्रदर्शन हुए, कई तरह की मांगे उठी, मुझे ऐसा लगता है कि इसे सभी दलों को विश्वास में लेकर के ही ये एक बड़ा निर्णय है और मुझे लगता है इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जानी चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए ये पूरा अभियान हम संपन्न करेंगे उसमें कोई कोर कसर बाकी रहे। नहीं, इसलिए सबकी सहमति, ठीक, सबका भरोसा। और राजीव जी, कोर कसर की गुंजाइश तो सर ईवीएम में भी नहीं है, वो आप लोगों को हजम नहीं होता है या फिर आप लोगों के हिसाब से नतीजे नहीं आते, तो ईवीएम पर सवाल उठाना एक फैशन बन चुका है और उसके जरिए सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे पहले तो हमारे दल नहीं, अभिषेक पांडे जी, हमारे दल ने ईवीएम पर कभी सवाल नहीं खड़ा किया। राकेश पांडे सर, पहली बात समझ लीजिए, मैं जब बातें कर रहा हूं सभी राजनीतिक दलों की, तो सभी दलों की बात मैं कह रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड ने ईवीएम पर कभी सवाल खड़ा नहीं किया है। ठीक है। और आप शायद आपको जाना चाहिए आर्काइव में मेरे इस दावे की पुष्टि के लिए। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, चूंकि अलग अलग रही है, अलग अलग राजीव जी की विश्वसनीयता को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए हैं, तो उन्हीं सवालों के मद्देनजर मैंने ये बात कही थी। रवि श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आता हूं, फिर चारू जी एक साथ आप सबका जवाब दीजिएगा। ठीक है, रवि श्रीवास्तव फिलहाल हमारे पास नहीं है। राजीव रंजन जी, आप लोगों, आपसे तो मैंने सवाल किया। चारू प्रज्ञा, लोग कह रहे हैं कि कई सारी शंकाएं हैं, कई सारे सवाल हैं और उन सवालों के मद्देनजर अभी जरूरत ही नहीं है, क्यों हम आरबीएम की बातचीत कर रहे हैं? चारू जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज नहीं आ रही है। चारू प्रज्ञा जी, आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। तो राजीव रंजन जी शायद नहीं बोल रहे, हम बोल सकते हैं प्लीज? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात यह है, हमारे इलेक्शन कमीशन ने कोई आइसोलेशन में कोई निर्णय नहीं लिया है। कंसल्टेशन के लिए हमारे देश की 8 राष्ट्रीय पार्टियां और 55 से भी ज्यादा रीजनल पार्टीज को बुलाया गया है, सबसे पहली बात। और ये केवल कंसल्टेशन है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। दूसरी बात, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया में हो रहा है, कितनी शर्म की बात है और कितनी गलत की बात है कि अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने डेमोक्रेसी को और ताकतवर बनाने में नहीं कर रहे। हमारे देश में एवरेज वोटिंग परसेंटेज कितनी रहती है हर चुनाव में? 65 के आसपास। और आप जानते हैं हमारी कितनी जनसंख्या अपने घर से दूर होती है वोटिंग वाले दिन? बहुत बड़ा नंबर है ये, 37% का नंबर। 37% लोग अपने घर से दूर होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे पूछती हूँ राकेश जी, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हर एक नागरिक को अपने हक का अधिकार करने का एक सही मौका मिलता है, जिस दिन वोटिंग का दिन है वो घर से दूर हो, वो कहीं पर भी हो, उड़ीसा का आदमी गुजरात में काम करे, उत्तर प्रदेश का आदमी तमिलनाडु में काम करे, पर वोट दे पाए, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पाए, अपने देश की डेमोक्रेसी को और सशक्त कर पाए, इस पर ऑब्जेक्शन क्यों उठाना? और ये ऑब्जेक्शन क्यों उठाते हैं भाई? जो भी निर्णय मोदी सरकार लेती है उस पर आपको ब्लाइंडली ऑब्जेक्शन उठाना है। इसी का डेमोन्स्ट्रेशन देखने से पहले आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ये कहां की समझदारी है? विपक्ष का ये कहना है चारू प्रज्ञा जी कि दरअसल आप लोग पहले ईवीएम में गड़बड़ी करते थे, अब आरबीएम में भी गड़बड़ी का मौका मिल जाएगा, तो ये खेल सब आप लोगों का रचा हुआ है। राकेश जी, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी अपने मर्जी से ईवीएम पर आ जाती है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, पंजाब में तो आपके कोई ईवीएम खराब नहीं हुए थे? पंजाब में क्या चल रहा है? हिमाचल में कांग्रेस जब चुनाव जीती, ईवीएम का नाम आपने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? दिल्ली में आपकी सरकार है, झारखंड में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपने सरकार उस समय बनाई थी, आज छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। तब तो ईवीएम की बात आती नहीं है, तब ईवीएम पर आप प्रश्न नहीं उठाते। हाँ, लेकिन जहां चुनाव हार जाते हो, अपनी पार्टी की कमियों को देखने के बदले आप ईवीएम के ऊपर उंगली उठाते हो, ये गलत बात है। या तो आप सब जगह बोलिए ना कि ईवीएम में गलती थी, इसके लिए आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कोई चुनाव जीतती है। ये कैसा कन्वीनियंस का स्टैंड है? इस पे तो कोई विश्वास नहीं करता, देश का कोई नागरिक तो विश्वास नहीं करता, 4 नेता कितना भी शोर मचा ले।
ठीक है, कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स तो चारू जी हर कोई कर रहा है। रवि श्रीवास्तव, आपका क्या टेक है? फिर इसके बाद मैं हर्षवर्धन जी और अमित साहब का रुख करूंगा। देखिए, मेरा ये सोचना है कि ईवीएम तो छोड़िए, पूरी की पूरे चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। जो प्रक्रिया है उस पर भी लगे हुए हैं। चुनाव आयोग जिस तरह से मौजूदा सरकार के चलते तारीखें बदलता है और तमाम चीजें हैं, जो बूथ पर जो हेरा फेरी होती है, जो भी गड़बड़ी होती है, तो जो डेमोक्रेसी की जो जान है, जो आत्मा है, वो तो वोटिंग है। अगर वोटिंग में ही हेरा फेरी होगी तो फिर क्या विश्वास किसी का रहेगा उसके ऊपर? पंजाब में हेरा फेरी हुई थी? नहीं, ये आप एक कन्वीनियंट सवाल मत लाइए। कन्वीनियंट सवाल क्या है? सवाल है ये, पंजाब में हेरा फेरी नहीं हुई थी, दिल्ली में हेरा फेरी नहीं हुई थी। मैं बोलता हूं ये कन्वीनियंट क्वेश्चन थोड़े नहीं है। कन्वीनियंट क्वेश्चन तो आप कर रहे हैं ना रवि श्रीवास्तव। मैं बोलता हूं बिहार में हुई थी। मैं बोलता हूं आपको बिहार में हुई। क्या प्रूफ है? और भी कई बताइए ना, क्या प्रूफ है? ये बहुत क्या प्रूफ है? रवि श्रीवास्तव, चारू जी एक सेकंड, मैं आप जवाब दीजिएगा। रवि श्रीवास्तव, क्या प्रूफ है? बात करेंगे, अगर आप प्रूफ की बात करेंगे तो हर चुनाव के पहले सैकड़ों ऑब्जेक्शन दाखिल होते हैं चुनाव। नहीं, ऑब्जेक्शन दाखिल होना उनका साबित हो जाना ना रवि श्रीवास्तव, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बताइए ना। अरे दोनों अलग अलग चीजें हैं। कन्वीनियंट क्वेश्चन आपको ये लगता है, लेकिन पंजाब में आपकी सरकार बनी तब साहब बहुत अच्छा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतती है तो बहुत अच्छा है। एमसीडी में आप जीतते हैं, बीजेपी के 15 साल के राज को खत्म करते हैं तो साहब बहुत अच्छा है। ईवीएम में हेरा फेरी होती है और ये तो साबित करिए ना। चुनाव आयोग ने रवि श्रीवास्तव कई बार बुलाया, आइए साहब हैक करके दिखा दीजिए, लेकिन किसी ने हैक करके दिखाया क्या? दिल्ली विधानसभा के पटल पर दिखाया जा चुका है। आप कहां की बात कर रहे हैं? दिल्ली विधानसभा के पटल पे दिखाया, हैक करके दिखा दिए थे, हैक करके दिखा दिए थे। चारू प्रज्ञा, ठीक है, दिखाया गया था। ठीक है रवि श्रीवास्तव, चारू जी से जवाब लीजिए, फिर मैं हर्षवर्धन जी का रुख करता हूं। चारू जी। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ राकेश जी, और बाकी प्रवक्ताओं को भी आपके शो पर याद दिलाना चाहती हूँ। चुनाव आयोग ने एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था, कहा था इन सारी ऑपोजिशन राजनीतिक पार्टियों से, आइए बताइए कैसे हैक होता है ईवीएम। आइए, आपको पता है इस हैकाथॉन का नतीजा क्या निकला? ये पार्टियां आई नहीं। पता है क्यों नहीं आई? क्योंकि उनको मालूम है ईवीएम हैकेबल नहीं है, एक ताले के पीछे रहता है, प्रोटेक्टेड है। हमारे देश की डेमोक्रेसी बहुत सशक्त है, थ्राइविंग है, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। उसको नीचे खींचने का काम आप केवल इसीलिए करते हो क्योंकि केंद्र में ऑपोजिशन में हो, प्रदेशों में आपकी सरकार है, वहां पर आपको ईवीएम से समस्या नहीं। ये बहुत ही गलत दिशा में सारा कॉन्वर्सेशन लेके जाने का काम करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ राकेश जी, जिस तरीके से मैं ऑटोमेशन की बात कर रही थी, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में बात करें, हम लोग एआई की बात करें, हम दुनिया को टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे बढ़ाने की जब हम बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि राजनीति में, डेमोक्रेसी में, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। चारू जी आपने अपनी बात रखी। और रवि श्रीवास्तव विश्वसनीयता आपको नहीं समझ में आती है तो पंजाब में नतीजा आया तो बोल देना चाहिए था कि हम नहीं मानेंगे। दिल्ली में आया नतीजा तो बोल देना चाहिए था कि हम नहीं मानेंगे। एमसीडी में नतीजा आपके फेवर में आया तो बोल देना चाहिए था कि हम नहीं मानेंगे। मैंने आपसे सवाल पूछा था आरबीएम को लेकर, लेकिन आरबीएम को लेकर आपकी पार्टी की क्या राय है सर? आप अभी तक नहीं बता पाए, आप ईवीएम के इर्द गिर्द घूमते रहे। हर्षवर्धन जी बताइए, कन्वीनियंस वाला क्वेश्चन कौन सा है? हो गया, दो मेहमानों ने नहीं बोला है। रवि श्रीवास्तव जी, रवि जी सर सुन लीजिए, दो मेहमानों ने 10 गुना कंप्यूटर, इसके बावजूद वो बैलेट पेपर से करते हैं। रवि श्रीवास्तव, उन्हें विश्वास करना चाहिए। सुनिए, ब्राजील में होता है ईवीएम से, भूटान में होता है, वेनेजुएला में होता है, बेल्जियम में होता है, फ्रांस में होता है, अमेरिका के कुछ राज्यों में होता है, मैक्सिको में होता है, पेरू में होता है, अर्जेंटीना में होता है, जापान में होता है ईवीएम का इस्तेमाल। जब यहाँ पे ऑब्जेक्शन है तो आप बैलेट पेपर करने में क्या आपत्ति है? नहीं, आप सब ना दुनिया को, आप हिंदुस्तान को और पीछे लेकर जाना चाहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। न्यूसेंस क्रिएट करना, कुछ एनार्की क्रिएट करना, उसको छोड़ दें तो किसी भी राजनीतिक दल को ईवीएम से मोटे तौर पर कोई एतराज नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। लेकिन ईवीएम पर लोकतांत्रिक अधिकार के तहत, तकनीकी दक्षता के तहत, ऑपरेशनल सिस्टम के तहत, उसमें चिप है या नहीं उसके तहत, उसको बाहर से हैक किया जा सकता है नहीं, ये सारे प्रश्न अब पीछे छूट चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारतीय चुनाव आयोग ने दुनिया भर में एक शानदार उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया। फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जितने भी दल हैं सब उससे जीते हारे हैं। इसलिए कोई भी सवाल खड़ा करता है तो वो सिर्फ हास्य का पात्र बनता है। नंबर 1।
नंबर 2 ये कि ये बहुत गंभीर मसला है, लोकतंत्र का मसला है, लोगों के वोट के अधिकार का मसला है। अगर रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको आरवीएम कह रहे हैं, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनाव आयोग प्रस्ताव लेकर आया है, तो ये बड़ा प्रस्ताव है, लेकिन ये गंभीर प्रस्ताव भी। सभी राजनीतिक दल जब तक इस पे पूरी तरह से सहमत नहीं होते हैं, इसको लागू करना मुश्किल होगा। लेकिन क्या जो राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ इस आधार पर टिप्पणी करेंगे, कह रहे नहीं भाई हम चुनाव में अभी जीत नहीं पा रहे हैं तो इसलिए आरवीएम होगी तो थोड़ी और मुश्किल होगी? क्या अपने ही राज्य के, जिन राज्यों में वो चुनाव जीतते भी हैं, उनके ही वो लोग जो दूसरे राज्यों में हैं, क्या उनके ऊपर उन्हें भरोसा नहीं है? क्या प्रवासी, जो एक आज के समय में कहें तो बहुत सामान्य है, हम सब प्रवासी हैं, अपने गांव में तो कोई नहीं बचा है, अपने शहर में भी मूल कोई नहीं बचा है, तो ये जो 60%, 70% से जो 30-40% का गैप है, जिसको चुनाव आयोग कह रहा है कि हम भर सकते हैं, क्या उस पर राजनीतिक दल गंभीरता से बात नहीं करेंगे? और अगर वो आज भी ये कहेंगे कि भाई इस प्रस्ताव में ये कमियां हैं, तो एकदम उनका स्वागत नहीं, हर्षवर्धन जी, कमियां बतानी एक अलग चीज है। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। कमियां बताना एक अलग बात है, प्रोसेस को लेकर सवाल उठाना एक अलग बात है, लेकिन तो वो भी तो परमानेंट प्रवासी हैं। कौन है जो ऐसा व्यक्ति है? मतलब खुद जितने नेता हैं जो दिल्ली में बस गए हैं, जिनकी कोठियां हो गई हैं, उसमें से 60 से 70% तो एक बार सांसद बनते हैं, दोबारा अपने घर की बजाय दिल्ली रहने लगते हैं। तो सब तो प्रवासी है भाई, और हम लोग तो काम धाम की तलाश में निकले हैं, और दूसरे लोग हैं जो दूसरी जगह गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये गंभीर प्रस्ताव है। भारतीय चुनाव आयोग इतनी दक्षता के साथ, इतनी तकनीकी कुशलता के साथ दुनिया के विकसित देश जो नहीं कर पा रहे वो हमने कर दिखाया। और ये मुझे बड़ी विचित्र सी नासमझी की बहस लगती है कि अरे भाई इस देश ने अभी बैलेट पेपर से किया। अरे भैया दुनिया पीछे रह जाए तो क्या करे? अमेरिका आगे निकल गया था, भारत गेहूं के लिए दूसरों के ऊपर टिका हुआ था, तो हम कहें कि देखिए सब गेहूं दूसरों से खरीद के ले, लोगों के पास वैक्सीन नहीं थी, हमने वैक्सीन लगा दिया, तो कह देते कि अरे क्यों लगाया, अभी दूसरे वैक्सीन लगा लेंगे। तो अरे भाई भारत तकनीक में, कुशलता में, दक्षता में, हर चीज में आगे हो गया है। आपने अच्छे उदाहरण रखे हर्षवर्धन जी। चारू जी मैं आऊंगा, लेकिन पहले अमीन साहब का रुख करूंगा। अमीन साहब, ईवीएम की चर्चा मैं नहीं आपसे करना चाहता हूं, कई सारे सवाल पॉलिटिकल पार्टीज के थे, मैं चाहूंगा आप उनका जवाब दें और दर्शकों को बड़े आसान शब्दों में समझाएं। आरवीएम क्या है, कैसे काम करेगा सर, और कैसे इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, और कैसे ये वोटिंग परसेंटेज को बूस्ट कर सकता है? देखिए, ये मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो भी इलेक्शन कमीशन जब भी अपने अनुसंधान करवाता है और अपने वोटरों के लिए, पार्टियों के लिए नहीं, अपने वोटर्स के लिए जिनसे सीधा संपर्क होता है इलेक्शन कमीशन का, अपने वोटरों के लिए कोई सुविधा लाता है, कोई अच्छाई चीज लाता है, तो ये लोग हमेशा उसका अपोज करते हैं, चाहे वो ईवीएम रही हो। ईवीएम को मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि ईवीएम जब स्टार्ट की गई थी तो केरल के एक ब्लॉक से, यानी एक पोलिंग बूथ से एक मशीन स्टार्ट की गई थी, उसके बाद वो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में चालू की गई, उसके बाद पूरे स्टेट में लागू गई, उसके बाद देश में लागू की गई। तो इनको इतना हू एंड क्राई नहीं मचाना चाहिए आरवीएम के बारे में, जबकि पता है आपको कि आज जिनको बुलाया गया था उसमें 8 राष्ट्रीय पार्टी थी और 57 पार्टियां राज्य में जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन की स्टेट पार्टी, उनको सबको बुलाया गया था प्रॉपरली उनको दिखाने के लिए। हमारे साइंटिस्ट या जिन्होंने रिसर्च की है वो भी उनको उत्तर देने के लिए सामने बैठे हुए थे, और उनको दिखाया जाना था कि इनसे आप क्वेश्चन करिए, ये हमारी मशीन है, हम इसको इस तरह लागू करना चाहते हैं। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ज्यादातर सिवाय कल मीटिंग कर ली सारी पार्टियों की और शोर मचाना शुरू कर दिया। ये तो ऐसा हो गया कि अपना ये पेपर तैयार करते नहीं है और फेल हो जाते हैं तो कहते हैं साहब इलेक्शन कमीशन ने इनको फेल करा दिया। अरे जनता का काम करिए, वो आपको जिताएगी। यही मशीन है जिसने कि आपको बंगाल जिताया और भी दूसरे स्टेट जिताए। इस तरीके से आक्षेप लगाना उचित नहीं है। अमीन साहब, आपने ये आक्षेप की बात की, आरबीएम, मैं चाहूंगा 15-20 सेकंड में जरा आरबीएम के बारे में बताएं, कितनी इसकी जरूरत, कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन होगा सर? सुनिए, क्रांतिकारी ये एकदम से लागू होने नहीं जा रही है, ना ही इनको परेशान हो चाहिए कि 9 स्टेट में आ गई और ना ही पार्लियामेंट के चुनाव कराएगी 24 की। इनको बिल्कुल निश्चित रहना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी है, अभी लाई गई है सबके पार्टी के बीच में। अभी एक बात जो बीच में आई थी, आपने कहा था उत्तर देने के लिए, कि जब ये बात अभी स्पोक्समैन ने कहा, मैडम ने, कि ऐसा है कि इनको बुलाया गया था सभी पार्टियों को कि आप देखिए हैक करने वाला मामला था। देखिए हैकिंग जो है उसमें सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी का बंदा आया जो उनका लीडर था, और बाकी कोई नहीं आया। इवन आपकी पार्टी का दिल्ली में रहता है वो भी नहीं आया जिसने ऑब्जेक्शन किया था। अपनी विधानसभा में अपने घर में कुछ भी कर ले, जब फुल कमीशन के सामने पार्टियों की बात उसमें नहीं आए।
अब रही बात दूसरी कि लोग पीछे जाने की बात करते हैं, जिसमें कि आप देखिए कि अमेरिका में भी बैलेट से वोट होता है। ठीक है, हमने जब ये टेक्नोलॉजी ली, इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त रिसर्च भी की थी, उस वक्त पाया क्या था, ये ऑनलाइन वोटिंग होती है, वहां पे ऑनलाइन वोटिंग नहीं हो रही है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये एक बैटरी ऑपरेटेड है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जो वो डालेंगे जिस तरह कैलकुलेटर में, उसी तरह इसका रिजल्ट आएगा। तो ये सब कहना बेकार कि है, ये आपने बड़ी बातें कही और ऑनलाइन वोटिंग का भी आपने अच्छा जिक्र किया, हाँ, जिस पर मुझे लगता है दूसरी पार्टियां आज जवाब देंगी। डिबेट ओपन है, एक दूसरे को क्रॉस भी करेंगे। तो सुनते हुए मैं सापरा साहब आपके पास आऊंगा। आपने कुछ आंकड़ों को लेकर बातचीत कही सर, मुझे लगता है कि हर पार्टी कितना वोट पड़ा नहीं पड़ा उसको लेकर एनालिसिस करती है, आप लोग भी करते होंगे। 2019 के चुनाव में कुल वोटर करीब 91 करोड़ थे, वोट पड़े 67.4%, यानी करीब 29.66% लोग वोट नहीं दे पाए। इसकी अलग अलग वजह हो सकती है, किसी को समय नहीं मिला, कोई मजबूरी हो सकती है, इसमें से कुछ वैसे भी लोग होंगे जो कहीं दूसरी जगहों पर होंगे। 2014 में 27.35 करोड़ लोग वोट नहीं दे पाए थे। 2011 की जनगणना में अगर देखें तो 45.36 करोड़ लोग, यानी 45 करोड़ से ज्यादा लोग अपने मूल स्थान से दूर हैं। कुल आबादी का 37% हिस्सा जो है वो प्रवासी का है। तो ये आंकड़ा क्या काफी नहीं है? और दूसरी बात, जरूरत पर ही सवाल उठा देना ये जायज लगता है? नहीं, देखिए मेरे कई सवाल है, इसका उत्तर चाहिए तो कोई भी दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता वो भी दे सकते हैं। ये जो आरवीएम है, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये आरवीएम कितने निर्वाचन क्षेत्र को कंट्रोल करेगा? ये आरवीएम जो बनेगा, इसकी वोटर लिस्ट जो बनेगी उसकी पारदर्शिता कैसे तय करेंगे? यानी वो निष्पक्ष तरीके से बनी है या उसमें कुछ गड़बड़ी है? उसके काउंटर चेक्स एंड बैलेंस, काउंटर बैलेंसेस, ये किस तरह के होंगे? ये चुनाव आयोग को या बीजेपी के प्रवक्ता को ये स्पष्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद में इसके पोलिंग बूथ जो है वो किस तरह से चुने जाएंगे? अब जहां पर पोलिंग बूथ होगा, समझिए चुनाव उत्तर प्रदेश का है, वाराणसी का है, और पोलिंग बूथ करोल बाग दिल्ली में है, तो क्या उस पोलिंग बूथ के करोल बाग के इर्द गिर्द भी वहां पर आचार संहिता लगेगी? ये भी सवाल होता है। तो यहां से लेकर के काउंटिंग तक, अब जब अगर चुनाव हो गया आरवीएम से, तो उसका काउंटिंग का प्रक्रिया किस तरह से होगा? वो मशीन क्या वाराणसी तक जाएगी, तमाम अलग अलग राज्यों में जाएगी, कैसे जाएगी, क्या चीजें हैं? ठीक, आपने कई सवाल किए, चारों इनका जवाब दे दीजिए। वैसे इन सवालों का अधिकतर जवाब तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो ये स्पष्टता जब तक नहीं होगी तब तक इसका विरोध होता रहेगा। ठीक है। वैसे इन सारे सवालों का अधिकतर बेहतर जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे सकता है, लेकिन चूंकि बीजेपी से चारू प्रज्ञा है, चारू आप जवाब दें। जी राकेश जी, मैं यही कहना चाहती थी। पहली बात तो मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, इलेक्शन कमीशन की नहीं हूं। इलेक्शन कमीशन जब अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे, मुझे पूरा यकीन है आपके सारे सवालों के जवाब उस स्टेटमेंट में होंगे। एक बात और है, इलेक्शन कमीशन ने विचार विमर्श के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया है। ये डिस्कशन है, इसको लागू नहीं किया जा रहा। मुझे हैरानी की बात ये लगती है कि देखने से पहले, समझने से पहले, आजमाने से पहले आप घर बैठ के बोल रहे हो हमें ये पसंद नहीं है। ये तो कोई समझदारी नहीं है ना, ये तो देश को आगे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। मुझे ठीक ये लगता, ये सारी पार्टियां इलेक्शन कमीशन के बुलाए गए विचार विमर्श वाले सेशन में जाती, वहां देखती क्या हो रहा है, हमारा चुनाव आयोग क्या कह रहा है, क्या करना चाहता है, और फिर बोलते हमें इस बात पे ऑब्जेक्शन है या इस बात से हम सहमत हैं। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ सिंपली आज हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम ऑब्जेक्ट करते हैं। ये तो वही बात हो गई ना। ठीक है, चारू आपने अपनी बात कही। सापरा साहब आप जवाब दीजिए। मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं। आपने जितने सवाल 5, 6, 10 सवाल जो भी गिनाए, क्या ये सारे सवाल आज आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ जो बैठक थी उसमें दिग्विजय सिंह गए हुए थे तो उन्होंने ये सवाल इलेक्शन कमीशन के सामने रखे क्या? बिल्कुल इतने ही नहीं, मैंने तो आपको 6 सवाल बताए हैं। 6 सवाल से ज्यादा 12-14 सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछे गए हैं, जिसका उत्तर आने वाले समय में शायद हमारे पास में आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जिस तरह से कह रही है कि कांग्रेस पार्टी, आप चारू जी की बात का जवाब दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपने 15 सवाल किए, सापरा साहब, ठीक है सापरा साहब, आप ही के पास हूं सर, आप ही के पास हूं। मान लीजिए आपने 20 सवाल किए और आपको लगता है कि 1-2 दिन 4 दिन बाद इलेक्शन कमीशन हो सकता है लिखित या फिर से बुलाकर जवाब दे, तो सर इतनी पॉलिटिक्स की जगह मुझे लगता है कि उन जवाबों का इंतजार कर लेना चाहिए था। उसके बाद शायद आपकी बातें और ज्यादा पुख्ता हो जाती।
नहीं, देखिए मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि अगर आज की परिस्थिति में कोई हमसे सवाल पूछेगा कि आरवीएम जो है वो आपको मंजूर है या नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं मंजूर है, क्योंकि हमने 15 या 20 सवाल पूछे हैं। वो सवालों के जवाब आएंगे, अगर उसमें हमको लगता है कि ये उचित है, ठीक तरह से हो सकता है, तब जाकर के हम हाँ कहेंगे ना। आज कैसे हाँ कह दें उसको? हम ऐसे प्राइमा फेसी हाँ नहीं कह सकते। जितने सवाल पूछे हैं, अगर उसका उत्तर ठीक से मिलेगा तब उसके आगे बात की जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होता हैं तो ईवीएम का विरोध कर, कहीं भी ईवीएम का जिक्र ही तो नहीं बहुत किया। जल्दी से पूछिए, क्योंकि राजीव जी का भी मुझे रुक करना है, रवि भाई का भी रुक करना है। जल्दी से चारू प्रज्ञा, जल्दी से जल्दी कहीं से भी मिसगाइड मत करिए दर्शकों को कि कंसल्टेशन होने के 2 दिन पहले से आप खिलाफ खड़े हैं आरवीएम के। आपने मौका तो नहीं दिया, इस बारे में आप क्यों नहीं बोलते? देखने से पहले, समझने से पहले आप ऑब्जेक्ट करने लगे थे, बयान देने लगे थे। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अभी अभी आपने हिमाचल का चुनाव जीता है, क्या वहां पर भी कोई समस्या है? आपको कहीं से सपना आया क्या कि 2 दिन पहले से शुरू हो गए? अच्छा, मैं इसमें आ जाता हूं। देख लीजिए दिग्विजय जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। देखने से पहले, सुनने से कमाल पहले की बात है, कुछ भी बोलते जाएंगे। पार्टी में नहीं है क्या? आपकी पार्टी में नहीं है या नहीं, कुछ भी बोलते जाएंगे। यानी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ये आदत हो गई है कि जो मुंह में आए बोलते जाएंगे। झूठ है तो झूठ बोलते जाएंगे। ये बीजेपी भारत की झूठी पार्टी, हमको पता है, सारे दर्शकों को पता है, भारत की जुमला पार्टी है, भारतीय झूठी पार्टी। ठीक है, मैं इसमें बीच में आता हूं। सापरा साहब, मैं इंटरफेयर करता हूं। सापरा साहब 1 मिनट, ठीक है। सापरा 15 साहब, लाख रुपए से लेके, अच्छे दिन से लेके, 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष से लेके, आपने बहुत झूठ बोला है। सापरा साहब, एक छोटा सा सवाल और बहुत छोटा सा जवाब, फिर मैं सीधे राजीव जी का रुक करूंगा। और अमित साहब, मैं आपके पास भी आता हूं। चारू जी 1 मिनट, चारू जी बता दीजिए बस। चारू जी 1 मिनट। जो चारू प्रज्ञा ने बातें कही सापरा साहब, कल सभी विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और उन विपक्षी दलों की बैठक में बाकायदा दिग्विजय सिंह से बातचीत की गई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो संडे को मीटिंग हुई है अपोजिशन की, सबने एकमत होकर इलेक्शन कमीशन के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। तो जो बातें चारू प्रज्ञा ने कही वो बिल्कुल ठीक है साहब। आज बैठक हो रही थी चुनाव आयोग के साथ, आज आप प्रस्ताव सुनते, जो सवाल है सवाल देते, सवाल का जवाब आता, संतोषजनक जवाब आया तो ठीक है, नहीं संतोषजनक जवाब आया तो बोलते कि आरबीएम हमें मंजूर नहीं है। तो आपकी बात तार्किक लगती ना सर, लेकिन चुनाव आयोग की बैठक हुई नहीं, पहले से तय कर लिया सर कि एजेंडा हमारा है, विरोध करना। नहीं, एक मिनट। नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने पहले ही अपनी वेबसाइट में डाला है, आरवीएम की डिटेल्स हैं, कोई भी पढ़ सकता है। आज से नहीं, 4-5 दिन पहले से डाला हुआ है। ठीक है। तो अगर दिग्विजय सिंह जी ने और विपक्षी पार्टी के नेताओं ने वो पढ़ा है और अगर उससे पहले उन्होंने कोई पूर्व तैयारी करके कोई स्टैंड लिया है तो उसमें क्या गलत है? और अगर आज की मीटिंग में हमने 20 सवाल पूछे हैं, ठीक है, उसका उत्तर हमें दे दीजिए ना। ठीक है राजीव जी, क्या आपको नहीं लगता है कि उन 20 सवालों के जवाब का इंतजार करना चाहिए? तो उसके बाद हम तय करें कि विरोध करेंगे कि समर्थन करेंगे। देखिए, हमारा तो पहले से ही स्टैंड है कि आप पूरी तैयारी के साथ आइए। जो सवाल उठेंगे, लोकतंत्र में असहमति का, अपने अलग अलग भिन्न भिन्न विचार रखने का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी को भी यह समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, इसलिए उन्हें इलेक्शन कमीशन को डिफेंड नहीं करना चाहिए। पार्टीज अपने सवाल इलेक्शन कमीशन से कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुदलीय लोकतंत्र के अन्य दलों की तरह ही उसका एक हिस्सा है। तो कमोबेश कांग्रेस हो या जनता दल यूनाइटेड हो या देश के अनेक दल, बहुत सारे लोग शामिल हुए। कल की बैठक में बहुत सारे दल शामिल नहीं हुए हैं। आपके पास वो सूची भी है जिसमें अनेक दल शामिल नहीं हुए। तो हमारा ये कहना है कि इतना हम इतनी बेचैनी में क्यों हैं कि हम अपनी बात मनवाही करके रहेंगे। देश ने कई ऊंचाइयां कौन कह रहा है कि हासिल कौन कह रहा है कि बात मनवाकर ही दम ये लेंगे? सबकी सहमति से जब भी आप करेंगे। कौन कह रहा है कि बात मनवाकर ही दम लेंगे? मैंने आपको नहीं कहा, आप हर बार आप भारतीय नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं ले रहा हूं मैं। अभिषेक पांडे जी, आप तो प्रवक्ता है नहीं। अरे नहीं, सबके सवाल मेरी पार्टी से है, मैं जवाब देना चाहती हूँ। ठीक है चारू जी, ये सवाल मैंने भारतीय जनता पार्टी से किया। 15 सेकंड दीजिए, मैं आता हूं। राजीव जी, एक तो मेरा नाम राकेश पांडे सर, दूसरी बात यह है कि मैं अपने पर लेकर नहीं पूछा, मैं तो अपनी जानकारी थोड़ी दुरुस्त करना चाह रहा था कि क्या बीजेपी या कोई कह रहा है क्या कि हम बात मनवा कर ही दम लेंगे?
मुझे लगता है राकेश जी, इतने परेशान भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको नहीं दिखना चाहिए। मैंने जो कहा उसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि अनेक दलों की सहमति, असहमति, विचारों की भिन्नता ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आपको शंकाओं का समाधान करना है और 21वीं सदी का अगर आप एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया का जो भारतीय अप्रवासी समुदाय है, इस देश के अलग अलग राज्यों में जो प्रवास करने वाले विभिन्न राज्यों के लोग हैं, इन सबों का एक विराट वर्ग जिसको आपने 37% कहा हिंदुस्तान के अंदर, तो निसंदेह इनकी भूमिका आने वाले समय में जनादेश के निर्धारण में बेहद महत्वपूर्ण होगी। ठीक है चारू, आप तो इसीलिए किसी जल्दबाजी से किसी बड़े निर्णय पर नहीं पहुंच। चारू, आप लोग बहुत जल्दबाजी में हैं भारतीय जनता पार्टी। पहले तो मैं ये याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी निमंत्रण था समझने का आरवीएम के बारे में, जैसा आपकी पार्टी को था। हम वहां पर गए थे दिमाग खुला रखकर और हम वहां समझने गए थे, आपकी तरह नहीं कि जाने से 2 दिन पहले हमने बोल दिया कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जा रही है खुशी से हम अभी से ऑब्जेक्ट करेंगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने सबसे पहले परेशानी क्या है, आप लोग देखिए, ये अधिकार आपको नहीं है कि हम दिमाग बंद करके चल रहे हैं या खुला रख कर चल रहे हैं, ये तय करने का अधिकार आपको नहीं है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने आपको कहा आप गलत बात बोल रही है, इसलिए मैंने आपको मना किया। बोल रही मैं गलत नहीं बोल रही। बात करने का तरीका होगा ना कि आप गलत शब्दों का प्रयोग करेंगी, प्रतिरोध होगा। नहीं, बिल्कुल गलत शब्दों का मैं कभी इस्तेमाल नहीं करती। राकेश जी इस बात को जानते हैं। तीसरी बात राकेश जी, सब लोगों की किस्मत, फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं होती कि जिस दिन वोटिंग का दिन है वो अपने घर से दूर बस लेके, ट्रेन लेके, प्लेन लेके जाएं वोट डालने के लिए। अगर हम किसी भी तरीके से उन लोगों की मदद कर पाए हमारे देश की वोटिंग परसेंटेज ऊपर करने में जो अपने घरों से दूर है, मुझे लगता है ऐसी चीज को खुले मन से, खुले दिमाग से मौका जरूर देना चाहिए। ठीक है, इससे इनकार कौन करता है? ये पूरे मोडालिटीज की बात है ना, ये मोडालिटीज की बात है। तो मोडालिटी प्रक्रिया पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं रह जाए, ये जानने का अधिकार इस देश को है। देखने से पहले, डेमोन्स्ट्रेशन देखने से पहले निर्णय बना लेना, मुझे लगता है ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ठीक माइंडसेट नहीं है। ठीक है चारू, आपने अपनी बात कही। हर्षवर्धन जी, ये विरोध करने की जल्दबाजी है या फिर लागू करवाने की जल्दबाजी? नहीं, मुझे लगता है कि विरोध के लिए शायद जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनके मन में बहुत सी चीजें हैं। उनको शायद अब ये लगता होगा कि अब तो मोदी जी रिमोट से ही वोट डलवा देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये मसला गंभीर है और लोकतांत्रिक अधिकारों का मसला है। इसमें मैं यही कहूंगा कि सबको चुनाव आयोग संतुष्ट करे, लेकिन राजनीतिक दलों को ही पहले ही गाड़ी के आगे काठ नहीं रखना चाहिए। हम लोग अवध के लोग हैं, काम शुरू करने से पहले ना करके करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। इससे बचना चाहिए, वृत्ति अच्छी नहीं। ठीक है, वृत्ति अच्छी नहीं है, इसीलिए रवि श्रीवास्तव बार बार ये चर्चा होती है कि पॉलिटिक्स है, ठीक है, कन्वीनियंस तो हर कोई देखता है, लेकिन पहले सुने तो प्रस्ताव क्या है, पहले जाने तो कि प्रोसेस क्या है, पहले जाने तो कि दूसरे राज्य, दूसरे जिलों में रहने वाले लोग कैसे आवेदन करेंगे, कैसे उनको क्रॉस वेरीफाई वोटर लिस्ट से किया जाएगा। ये पूरी सवालों के जवाब का आपको लगता नहीं इंतजार करना चाहिए? विरोध थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, दिमाग खुला या बंद रखने से पहले दिमाग होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। मतलब तो मेरा ये सोचना नहीं, एक प्रवक्ता कह रहे थे ना दिमाग आपको लगता है कि चारू जी के पास दिमाग नहीं है या बीजेपी के पास दिमाग नहीं है? मैंने ये नहीं कहा, मैं वो अपना जो इन्फ्रेंस है वो खुद निकाले। मैंने यही कहा कि दिमाग होना जरूरी है और आम आदमी नहीं। तो यहाँ किसके पास दिमाग नहीं है रवि श्रीवास्तव? तो जिन्होंने कहा खुला और बंद रखने का, उनके पास ही नहीं होगा, उनके पास दिमाग नहीं है। ये सब बातें नहीं रवि श्रीवास्तव आपको अच्छी लगती हैं, नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं सर, थोड़ी सी आप समझिए, इस पूरे पैनल पर एकमात्र महिला है, महिला प्रवक्ता है। इस तरह की बदतमीजी करने से पहले बोलने वाले को सोचना चाहिए कि वो दिमाग बंद करके। नहीं, हर कोई ये कहता है रवि श्रीवास्तव की दिमाग खुले रखकर हम दूसरे की बातों को सुने, ताकि अच्छाई बुराई का फैसला कर सके। कह दिए ना कि हम सहमत नहीं है, ये तो दिमाग बंद करके जाने वाली बात हुई ना राकेश जी। मैं तो बहुत विनम्रता के साथ ही बात करती हूँ। आप जाने से पहले मीटिंग में कैसे बोल सकते हैं हम सहमत नहीं है? सुन तो लीजिए, और नहीं सुनना चाहते तो दिमाग तो बंद ही कर रखा है आपने। नहीं, व्यक्तिगत बातें नहीं जी, आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ मैं, उसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे। ये कोई मेहरबानी मत करिए आप,
मगर मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। रवि श्रीवास्तव बर्दाश्त नहीं है, वो गलत चीज है। आप भाषा पे संयम रखिए। बिल्कुल सही भाषा बोल रही हूं। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं आपकी बात सुनने से पहले ही कह दूं कि मैं आपसे अग्री नहीं करती, आप मुझे बोले चारू शाम हो रही है, मैं इंटरफेयर करता हूँ। चारू जी एक मिनट, शब्दों की सीमा रवि श्रीवास्तव जी पहले आपने लांगी। आपको नहीं कहना चाहिए था कि उनके पास दिमाग नहीं, ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है। आप नहीं, ये तो एक कहावत है ना सर, ये एक कहावत है रवि जी कि जब आप किसी की बातों को सुनते हैं तो खुले मन से सुनिए, ताकि आप बिना किसी पूर्वाग्रह के फैसला कर पाएंगे कि उसकी बातें सही है नहीं है। हर कोई कहता है खुले मन से अपनी बातें सुनिए सर, ये आपको शोभा थोड़े नहीं देता है। अपनी बात रखिए सर। मैं चारू जी एक मिनट, मैं व्यक्तिगत बातों में नहीं उलझना चाहता हूं, ये बहुत गंभीर मसला है। रवि श्रीवास्तव आपको संभल कर बोलना चाहिए सर, अपनी बात रखिए सर, पॉइंट टू पॉइंट बात रखिए सर प्लीज। पॉइंट टू पॉइंट ही मैं बोलना चाह रहा था। खुला मन और खुला दिमाग अलग अलग। देखिए मेरा कहना, जो मेरा पॉइंट है वो आप क्या उम्मीद करते थे कि एक प्रस्ताव आएगा इसी की तरफ से और हर राजनीतिक पार्टी खड़े होकर के ताली बजाएगी? नहीं, ये कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। आप सवाल उठाइए, ये कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था रवि श्रीवास्तव। करने जाएगी, ये हमारी उम्मीद है। वो विरोध नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। आप ही बोल लीजिए। आपको किसी का पॉइंट नहीं है। चलेगा मुझे एक बात बताइए, मैं वोट डालना चाहती हूँ और अपने गांव से दूर हूँ, तो अगर मेरे पास ये हक आ रहा है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन क्या है? और अगर आप एक मीटिंग अटेंड करने के बाद ऑब्जेक्शन उठाते तो आपकी बात समझ में आती। मीटिंग होने से पहले ऑब्जेक्ट करने बैठे हैं, इसको खुला मन और खुला दिमाग नहीं कहते रवि जी, समझदारी की बात करिए। ठीक है, आप मेरी बात के बीच में मत बोलिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपका मैं भी सम्मान करता हूं, मगर मेरी बात के बीच में मत बोलिए। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं एंकर से पूछ रहा हूं। आपको जबरदस्ती बीच में आकर के जवाब देने की जरूरत नहीं है। चारू जी इनको 20 सेकंड में अनइंटरप्टेड देता हूं सर। और सर आप एंकर से सवाल पूछने नहीं, एंकर के सवाल का जवाब देने आते हैं सर, तो बेहतर है जिस भूमिका के लिए आपको इनवाइट किया जाता है उस भूमिका का पालन करें सर। हाँ, मैं उसी भूमिका का पालन कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आशा करता था इसी आशा करता था ना कि सवाल आएंगे, ये विरोध नहीं है, सवाल पूछे। तो इसी ने मना कर दिया कि हम सवाल का जवाब नहीं देंगे। अभी सापरा जी ने कहा तो कि जवाब आने में थोड़ा सा समय लगेगा, या इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप सवाल पूछते रहिए, हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप इसी के जो प्रतिनिधि हैं उनका जवाब सुनिए ना, कि अभी कोई जल्दी नहीं है, सवाल के जवाब आते रहेंगे, प्रक्रिया चलती रहेगी। नहीं तो अमीन साहब अब मैं ठीक है अमीन साहब को आगे लाता हूं, अमीन साहब को आगे लाता हूं। और अमीन साहब ने यह भी कहा था कि 24 का चुनाव इस पर नहीं होने जा रहा, इसलिए कोई जल्दबाजी में नहीं है, ना बीजेपी जल्दबाजी में, ना इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में है। अमीन साहब अब आप बताइए, कौन खुले मन से है, कौन बंद मन से है? आम आदमी पार्टी तकनीकी रूप से सक्षम है और वो देख सकती है कि इस प्रोसेस के अंदर कहां प्रॉब्लम आएगी, वो खुद इस बात में। सर इलेक्शन कमीशन ज्यादा सक्षम है सर। अब अमीन साहब को सुनिए, ठीक है, 10 सेकंड आपकी सोच हो सकती ठीक है। हाँ 10 सेकंड। अच्छा एक मिनट अमीन साहब मैं आता हूं। हर्षवर्धन जी आप कुछ बोल रहे हैं? अरे राकेश जी, कम से कम रवि जी ने जिस पार्टी का नाम लिया है कि आम आदमी पार्टी तकनीकी सक्षम है, तो विधानसभा में हमने एक तमाशा देखा था, मजाक कोई इंजीनियर एमएलए था, तो वो तमाशा हमने देखा था कि किस तरह से इसको वोट डाला, तो कम से कम ये तो रखे आम आदमी पार्टी कहाँ तकनीकी सक्षम होगी सर। वो हाँ तकनीकी सक्षम है लोगों को भरमाने में, कहा कि ईवीएम काम नहीं करता, सब वोट भाजपा को जाएगा। रवि जी सब गड़बड़ कर देते हैं, आप कुछ और बोलना रहता है, कुछ और बोल जाते हैं। दूसरा रास्ता निकालिए कोई। अगर 2 राज्यों 3 राज्यों 4 राज्यों में लोग भ्रमित हो जाते हैं, गोवा की पॉपुलेशन से ज्यादा वोट गुजरात में मिल जाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ ना कि आप विधानसभा में वो जो तमाशा किया था उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप भी जल्दी भ्रमित हो जाइए तो अच्छा रहेगा। उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए कि भाई हमने विधानसभा में इस तरह का तमाशा किया, चुनाव आयोग को इस तरह से हमने गलत ठहराने की कोशिश की। ये बताइए ना, बोलिए ना, उसी ईवीएम से तो जीते हैं ना दिल्ली पंजाब। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सुविधाओं का उपयोग करिए, उपभोग करिए और भ्रमित रहिए। आप भी भ्रमित रहिए। नहीं मैं तो उत्तर प्रदेश रहता हूँ सर, मैं तो योगी जी के राज में रहता हूँ। अरे ये तो दुर्भाग्य हो गया। ठीक है मैं व्यक्तिगत बातें नहीं। अमीन साहब जो सवाल आपसे पूछा था, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं सापरा जी का एक क्वेश्चन था उसमें बताना चाहूंगा कि सभी को पता है, पहले ही बताया जा चुका है
कि एक पोलिंग स्टेशन जो बनेगा उसमें 72 असेंबली और पार्लियामेंट के जो हमारे बूथ होंगे वहां से लोग वोट देंगे। और सभी, मैं समझ सकता हूँ सभी राजनीतिक दल किसी न किसी स्तर पे जानते होंगे चुनाव किस तरह होता है। जब भी आपको मैं ये बताऊं कि कोई भी हमारा बूथ होता है उस पर सबको ईवीएम दिखाई जाती है, हर चीज दिखाया जाता है, क्या सिस्टम है वहां पर भी, और रेंडमली चेक होती है मशीनें। इसी तरीके से रेंडमली चेक होंगी हमें आरवीएम भी, और उनको रखा जाएगा और इनके सब पार्टियों के एजेंट वहां बुलाए जाएंगे। बिना एजेंट के वो वैलिड काउंटिंग का हमारे कमरा हो, इलेक्शन कमीशन का जहाँ मशीनें रहती है वहां भी इनकी सी लगती है, वीडियोग्राफी होती है, जब चुनाव हो रहा होगा तभी वीडियोग्राफी होगी। और ये भी अभी कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो वोटर होंगे माइग्रेंट, उनका सत्यापन होगा और सत्यापन के बाद उनको कहा जाएगा देने के लिए। और एक चीज, इतनी टेक्नोलॉजी तेज हो गई है। और आपको एक चीज और बता दूं, कोई आज की बात नहीं है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मैं बता रहा हूँ 12-13 की बात बता रहा हूँ कि श्रीमती निरुपमा राव विदेश सचिव थी, उनको इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था। यही नहीं, हमारे विदेशी जो माइग्रेंट हैं उनके लिए भी बुलाया गया था कि किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाए। अमीन साहब, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था सरकार को कि आप इस पर विचार करिए। इलेक्शन कमीशन से भी ये कहा गया था कि विचार करिए कि जो लोग वोटर्स दूर हैं उनको कैसे चुनावी प्रक्रिया में लाया जाए। सापरा साहब, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है अमीन साहब, मैं आता हूं। सापरा साहब, देखिए, मेरे जो चंद प्रश्न थे 6-7, उसमें से एक प्रश्न का उत्तर जो है वो अमीन साहब ने दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जो उस मीटिंग के अंदर जो सारे प्रश्न पूछे हैं, मेरे ख्याल से निर्वाचन आयोग उसका निश्चित रूप से उत्तर देगा और उसके बाद ही ये निर्णय होगा कि इसमें आगे किस तरह से जाया जाएगा। सवाल कई और भी उत्पन्न होंगे। अब बहुत सा हमारा जो देश के अंदर समाज है जो सुशिक्षित नहीं है, गरीब है, लेबरर है, काम करने वाले श्रमिक हैं, अब वो श्रमिक को भी तो सिखाना पड़ेगा, उनको भी एजुकेट करना पड़ेगा। मतलब आप मानते हैं ना कि विरोध करना अभी गलत है? उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी विरोध करना गलत है, पहले सवालों का जवाब आ जाए। तो ये तमाम सारी चीजों को समय लगेगा। सापरा साहब, वक्त नहीं है। चारों सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड जी। सांप्रा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज हम जिस देश में रहते हैं ना, यहाँ पर हर सब्जी वाले, हर फल वाले के ठेले पे भी यूपीआई है। वो सीख गए हैं यूपीआई का इस्तेमाल करना। आप हमारे देश की जनता को इतना पिछड़ा हुआ मत समझिए कि वो ठीक है। चालू, आपने अपनी बात कही, आपकी बातें नोटिस हुई और बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अभी राजनीतिक दलों को विरोध करने से पहले जो सवाल पूछे गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उन सवालों के जवाब आने का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद तय करें कि विरोध करना है, नहीं करना है, क्या करना है। उसके बाद कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन से पूछें, चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।